यह एक परिवार की कहानी है जिसमें बस एक माँ है और उसके साथ उसके 9 बच्चे हैं। 8,500 किलोमीटर की यात्रा बहुत लंबी होती है और एक ऐसी जगह है जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन अब वहां एक पाप हो चुका है। वहां पानी में एक लाश तैर रही है। एक दूसरी लाश है जो 4 साल से इंतजार कर रही है कि कोई आकर उसका अंतिम संस्कार करे। और एक मुकदमा है जो सालों से चल रहा है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास की किताबों में गहराई तक जाना होगा। देश है इंग्लैंड। इंग्लैंड के डेवोन नामक स्थान में एक बहुत छोटा सा गांव है जिसका नाम है ब्रैडफोर्ड। उसी छोटे से गांव में एक छोटा सा घर है जिसे सदा रंजिया कहा जाता है। वहां एक महिला रहती है जिसका नाम है फियोना। फियोना को शराब और ड्रग्स की लत है। वह कोई काम नहीं करती। उसकी छोटी सी जिंदगी सरकार द्वारा दिए जाने वाले सहारे पर चलती है। सरकार से उसे आर्थिक मदद मिलती रहती है। फियोना की जिंदगी में बहुत से लोग आते हैं। कई मर्द आते हैं। कुछ वक्त उनके साथ रहने के बाद वे चले जाते हैं, मगर पीछे छूट जाते हैं 1 बच्चा 2 बच्चे। इस तरह 5 अलग अलग मर्दों से एक एक करके कुल 9 बच्चे पीछे छूट जाते हैं। अब डेवोन की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे सब भी उस घर को छोड़ देते हैं। सड़क किनारे खड़े एक पुराने लावारिस बस को वे लोग अपना अस्थायी घर बना लेते हैं। कुछ सालों तक वहीं रहते हैं। फिर सरकार उन्हें एक छोटा सा घर दे देती है, पर उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि उन पर कोई काम करने का दबाव पड़े। सरकार अपना काम कर रही है। पहले फियोना को आर्थिक मदद मिलती थी, अब उसके 9 बच्चों को मिल रही है। बच्चे एक ऐसे माहौल में बड़े हो रहे हैं जहां फियोना या उसके किसी पुरुष साथी के हाथ में हमेशा शराब या ड्रग्स होता है। जब फियोना के पहले 3 बच्चे किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो वे भी अपनी मां की आदतों को अपनाने लगते हैं। ठीक फियोना की तरह वे भी ड्रग्स, शराब में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कभी किसी ने रोका ही नहीं। इन्हीं किशोर बच्चों में से एक लड़की का नाम है स्कारलेट। जब स्कारलेट 12 साल की थी तब उसका संबंध एक 22 साल के लड़के से था। जो 3 बच्चे टीनेज तक पहुंच चुके थे वे अलग अलग पार्टियों में जाते, रात भर बाहर रहते। अब आता है साल 2007। फियोना की जिंदगी में फिर एक नया आदमी आता है। उसका नाम है रॉबर्ट क्लार्क। रॉबर्ट क्लार्क एक घुमक्कड़ किस्म का इंसान है। उसे दुनिया घूमना पसंद है। वह भारत कई बार आ चुका है और उसे भारत बहुत पसंद है। वह फियोना के साथ रिश्ते में आता है और फिर कहता है कि वह भारत जा रहा है। फियोना और उसके बच्चों को भी भारत आने का न्योता देता है। कहता है कि भारत एक बहुत सुंदर जगह है जहां आकर तुम अपनी जिंदगी से थोड़ा ब्रेक ले सकती हो, थोड़ा बदलाव महसूस करोगी। फियोना के सबसे बड़े बेटे को छोड़कर बाकी 8 बच्चे बहुत उत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपने छोटे से इलाके से बाहर की दुनिया नहीं देखी और इस बार उन्हें एक ऐसी दूर देश जाने का मौका मिल रहा है जिसकी संस्कृति, समाज और परंपराएं बिल्कुल अलग हैं। रॉबर्ट क्लार्क की तरह कई यूरोपीय लोगों का भारत में पहला पसंदीदा ठिकाना गोवा होता है। रॉबर्ट का भी प्लान था कि वह भारत में 6 महीने रहेगा और अलग अलग जगहों की सैर करेगा। गोवा में एक बहुत मशहूर बीच है, अंजुना बीच, जो नॉर्थ गोवा में है। विदेशी सैलानियों में यह काफी लोकप्रिय है। जनवरी 2008 में ये सभी लोग अंजुना बीच पहुंचते हैं और वहीं रुकते हैं। सभी लोग खूब मजे कर रहे हैं। इंग्लैंड की तुलना में उन्हें ड्रग्स, शराब, रॉबर्ट क्लार्क और फियोना सब कुछ बेहद सस्ते दामों पर मिल रहा है। बच्चों को भी यह नया माहौल पसंद आ रहा है। फरवरी में जब इन लोगों को गोवा आए करीब 1 महीना हो चुका था, रॉबर्ट कहता है कि अब हम कहीं और जाएंगे। हमें गोवा के अलावा भी जगह देखनी चाहिए। सब लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि अब गोवा से कर्नाटक जाएंगे। मगर इसी वक्त फियोना की बेटी स्कारलेट अपनी मां से कहती है कि वह उनके साथ नहीं जाना चाहती। उसे इस बीच से बहुत लगाव हो गया है। उसने यहां कुछ दोस्त बना लिए हैं, खासकर उसका एक बहुत अच्छा दोस्त है, जूलियो लोबो। जूलियो लोबो वहां टूर गाइड का काम करता है। गोवा आने वाले सैलानियों को अलग अलग जगहें दिखाता है। इसी दौरान
स्कारलेट और जूलियो लोबो की अच्छी दोस्ती हो गई। स्कारलेट अपनी मां से कहती है कि वह यहीं रुकना चाहती है, और आपने अब तक फियोना के स्वभाव के बारे में जान लिया होगा। फियोना अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ कर्नाटक चली जाती है और अपनी 15 साल की बेटी को एक अनजान देश, अनजान शहर, अनजान लोगों के बीच छोड़ जाती है। अब क्योंकि स्कारलेट के पास खर्चे के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, तो जूलियो लोबो ने उसे कुछ रेस्तरां और बार में वेट्रेस की छोटी मोटी नौकरी दिलवा दी। ज्यादातर समय वह जूलियो लोबो और उसके दोस्तों के साथ ही रहती, रात में भी वहीं के घर पर रुकती। इसी बीच इंग्लैंड से फियोना को एक बुरी खबर मिलती है। उसका बड़ा बेटा, जिसे भारत आने से रोका गया था, इंग्लैंड में एक बहुत बुरे हादसे का शिकार हो गया है। वह अस्पताल में भर्ती है और हालत नाजुक है। यह 17 फरवरी 2008 की बात है। फियोना स्कारलेट को कहती है कि वह 19 फरवरी तक कर्नाटक के गोकर्ण में आ जाए, जहां फियोना और उसके बाकी परिजन ठहरे हुए थे, ताकि वे सब साथ मिलकर इंग्लैंड जा सकें। 18 फरवरी 2008 को स्कारलेट का भारत में और उसके पसंदीदा अंजुना बीच पर आखिरी दिन था। वह इस दिन को यादगार बनाना चाहती थी, ज्यादा से ज्यादा यादें लेकर जाना चाहती थी, खूब मजा करना चाहती थी। लेकिन जूलियो लोबो की तबीयत खराब थी, उसे बुखार था। उसने स्कारलेट के साथ कहीं भी जाने से मना कर दिया। फिर एक और लड़की थी जिसका नाम रूबी था। रूबी भी स्कारलेट की काफी करीबी दोस्त थी। दोनों ने दिन भर घूम फिर कर मस्ती की। रात करीब 1 बजे 18 और 19 फरवरी की दरमियानी रात, रूबी ने कहा कि वह घर जा रही है। स्कारलेट ने उसे विदा किया और फिर अकेले ही जूलियो लोबो के घर की ओर चल पड़ी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो कुछ लोगों ने अंजुना बीच के पानी में एक लाश को तैरते हुए देखा। जब उसे किनारे पर खींचा गया तो लोगों ने पहचान लिया कि यह स्कारलेट का शव है। क्योंकि वह पिछले काफी दिन से इसी बीच पर दिखाई देती थी, लोग उसे जानते थे। पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की और पुलिस ने वही किया जो अक्सर पुलिस करती है। कुछ ही घंटों में पुलिस ने केस बंद कर दिया। गोवा पुलिस के मुताबिक यह आत्महत्या का मामला था। उन्होंने कहा कि स्कारलेट ने किसी गलत काम में शामिल हुए बिना बस समुद्र में कूदकर जान दे दी। लेकिन कुछ घंटों बाद ही यह खबर गोकर्ण में मौजूद फियोना तक पहुंच गई। फियोना तुरंत अंजुना बीच पहुंची और उसने अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग की। वह कहने लगी कि यह मुमकिन नहीं है कि स्कारलेट ने आत्महत्या की हो, जरूर किसी ने उसके साथ कुछ गलत किया है। फियोना ने मांग की कि स्कारलेट का फिर से पोस्टमार्टम हो, क्योंकि उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं था। उस वक्त तक स्कारलेट का शव भारतीय प्रशासन के पास था। फियोना को अनुमति लेने में लगभग 1 महीना लग गया। 1 महीने बाद स्कारलेट का दोबारा पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद फियोना को उनकी बेटी की वो आखिरी तस्वीरें दिखाई गईं, जो बीच से लाश उठाए जाने के वक्त ली गई थी। उन तस्वीरों में फियोना को साफ नजर आया कि स्कारलेट के शरीर पर, खासकर प्राइवेट पार्ट्स के आसपास, कई जख्म के निशान हैं। फियोना, रॉबर्ट क्लार्क और उसके दूसरे बच्चे हर रोज अंजुना बीच आते, लोगों से मिलते, अपनी तरफ से जांच करते। पुलिस अब भी कछुआ चाल चल रही थी। इसी खोजबीन के दौरान एक दिन फियोना और रॉबर्ट क्लार्क को जंगल में स्कारलेट के कपड़े और जूते मिले। इससे साफ हुआ कि स्कारलेट को पहले जंगल में ले जाया गया, वहां उसके साथ रेप किया गया और फिर उसे समुद्र में फेंककर मार दिया गया। अब मार्च 2008 आया। मार्च 2008 में दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, जिसमें बताया गया कि स्कारलेट के साथ रेप हुआ था और उसके शरीर में भारी मात्रा में ड्रग्स भी मिले। दूसरी रिपोर्ट के बाद गोवा प्रशासन और पुलिस ने इस केस की दोबारा जांच शुरू की। इस दौरान एक चौंकाने वाली बात सामने आई। इंग्लैंड का ही एक पर्यटक, माइकल मैनियन, सामने आया, जो अपनी आंखों देखी घटना बताने लगा। वह कहता है कि वह प्रत्यक्षदर्शी है जिसने 17 और 18 फरवरी की दरमियानी रात, विशेषकर रात 1 बजे से सुबह 5-6 बजे तक सब कुछ करीब से देखा था। वही वक्त था जिसकी सबसे ज्यादा जानकारी पुलिस और फियोना को चाहिए थी। माइकल ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि रात करीब 3 बजे
वह किसी बार में शराब पी रहा था और उसने स्कारलेट को देखा। स्कारलेट बहुत ज्यादा नशे में थी। वह ठीक से चल या खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वह बीच पर रखे एक डेक पर लेटी हुई थी। कुछ लोग उसे बार के अंदर लाते हैं और एक कुर्सी पर बैठा देते हैं। इसी दौरान कुछ भारतीय लड़के आकर स्कारलेट से बात करने की कोशिश करते हैं, करीब आने की कोशिश करते हैं। माइकल उन्हें रोकता है और कहता है कि लड़की की हालत ठीक नहीं है, उसे थोड़ा अकेला छोड़ दो। कुछ देर बाद माइकल का ध्यान कहीं और चला जाता है। करीब 20 मिनट बाद माइकल देखता है कि स्कारलेट अब उस कुर्सी से उठकर बार के काफी किनारे वाली एक दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठ गई है। उसके बगल में 2 भारतीय लड़के बैठे हैं। कुछ देर बाद स्कारलेट उन दोनों लड़कों के साथ बार से बाहर निकल जाती है। माइकल इस बार हस्तक्षेप नहीं करता। कुछ वक्त बाद जब माइकल खुद बार से निकलकर अपने होटल लौटने लगता है, तब स्कूटर पार्किंग में जाते वक्त देखता है कि उन्हीं में से एक लड़का गाड़ी की पिछली सीट पर स्कारलेट के साथ जबरदस्ती जैसी हरकत कर रहा है, मगर स्कारलेट की तरफ से कोई विरोध या प्रतिक्रिया नहीं दिख रही थी। इसलिए माइकल चुपचाप अपने स्कूटर पर बैठकर वापस होटल चला जाता है। बाद में इन्हीं दोनों भारतीयों की पहचान हुई। एक था 28 साल का सैमसन डिसूजा और दूसरा था माइकल 49 साल का प्लासिडो कार्वाल्हो। जून 2008 में इन्हें गिरफ्तार किया गया, मगर फिर भी पुलिस को चार्जशीट फाइल करने में 2 साल लग गए। मार्च 2010 में अदालत में मुकदमा शुरू हुआ। पुलिस ने लगभग 30 लोगों के बयान लिए, जिन्होंने 1 बजे से सुबह 5 या 6 बजे तक स्कारलेट को अंजुना बीच या बार में देखा था। इनमें माइकल और रूबी भी थे, और वे लोग भी थे जो वहां के बार रेस्तरां में काम करते थे या पार्टी कर रहे थे, लेकिन अधिकतर लोग उस वक्त नशे में थे, इसलिए अदालत ने उनके बयानों को नजरअंदाज कर दिया। मुकदमा भारतीय अदालती रफ्तार से चलता रहा। माइकल 2012 तक गोवा में रहा। जब जब उसे कोर्ट में बुलाया गया, वह पेश हुआ, लेकिन 2012 में वह वापस इंग्लैंड लौट गया। उसके बाद अदालत ने उसे फिर से इंडिया आकर गवाही देने के लिए बुलाया, पर माइकल ने आने से मना कर दिया। अदालत ने इसे कोर्ट की अवमानना मानते हुए माइकल के पुराने बयानों को भी खारिज कर दिया। इस वजह से अभियोजन पक्ष को काफी झटका लगा। तब गोवा पुलिस दोबारा सक्रिय हुई और अपने कुछ अधिकारियों को लंदन भेजकर माइकल से मुलाकात करवाई। हालांकि कोर्ट ने माइकल की किसी भी गवाही को मानने से इनकार कर दिया था, फिर भी पुलिस ने माइकल से कुछ नई बातें जानी। माइकल ने पुलिस को बताया कि वह पहले डर गया था, इसलिए वह सब कुछ नहीं बता पाया था। अब वह खुलकर बोल रहा है। उसने कहा कि 28 साल का सैमसन डिसूजा उसका जानकार था और वह कई सालों से उसे जानता था। माइकल बोला कि वह पहली बार भी जब इंडिया आया था, तब वह सैमसन के घर पर रुका था। उसने कहा कि सैमसन एक ईमानदार आदमी नहीं है, बल्कि बहुत खतरनाक आदमी है, जिसके गोवा में ऊंचे संपर्क हैं। माइकल ने बताया कि उस रात जब मैंने सैमसन को रोका था, तो उसने मुझ पर भी बुरी तरह हमला कर दिया था। मुझे अपनी जान का डर लगने लगा था। जब मैं स्कूटर लेने पार्किंग की ओर गया, तब भी मैंने देखा कि सैमसन स्कारलेट के साथ जबरदस्ती कर रहा था। मैंने बीच बचाव की कोशिश की, तो सैमसन ने मुझे दोबारा जान से मारने की धमकी दी। मैं डरकर वहां से निकल गया। हालांकि माइकल के नए बयान भी काफी विरोधाभासी थे, क्योंकि पहले उसने कोर्ट में ऐसा बयान नहीं दिया था। यही वजह थी कि फियोना ने भी मीडिया में माइकल को कायर कहा। इस बीच कई अफसर, जज बदलते रहे और 8 साल और बीत गए। आखिरकार सितंबर 2016 में इस केस पर फैसला आया, जो फियोना के लिए निराशाजनक था। दोनों मुख्य आरोपी सैमसन डिसूजा और प्लासिडो कार्वालियो सबूतों के अभाव में बरी हो गए, लेकिन फियोना ने हार नहीं मानी। उसने इंडियन पुलिस और कोर्ट को भ्रष्ट कहते हुए भारत के सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। यह फरवरी 2017 की बात है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल ही रहा था कि एक नया चश्मदीद गवाह सामने आया, मुरली सागर, जो उसी बार में काम करता था। उसने कहा कि स्कारलेट ने रात करीब 3:30 बजे उससे बात की थी। वह बहुत नशे में थी और चाहती थी कि मुरली अपने काम से फ्री होकर सुबह 6 बजे उसे घर छोड़ दे।
क्योंकि वह खुद चलने फिरने की हालत में नहीं थी। लेकिन इसके बाद मुरली सागर अपने काम में उलझ गया और उधर सैमसन डिसूजा और प्लासिडो कार्वालियो स्कारलेट को अपने साथ ले गए। इसके बाद यह केस 2 साल और चला। आखिरकार जुलाई 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि सैमसन डिसूजा को 10 साल की सजा हो, जबकि प्लासिडो कार्वालियो के खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने से उसे बरी कर दिया गया। एक और अजीब बात यह रही कि जब तक केस की कार्यवाही पूरी नहीं हुई, अदालत ने फियोना को उसकी बेटी का शव ले जाने की अनुमति नहीं दी। 15 साल की स्कारलेट की लाश पूरे 4 साल तक भारत में सरकारी इंतजार में पड़ी रही कि उसे वापस इंग्लैंड ले जाकर दफनाया जाएगा। आखिरकार 4 साल बाद इंग्लैंड की सरकार की अनुमति मिली। एक छोटा सा समारोह हुआ। कुछ लोगों की मौजूदगी में 15 साल की स्कारलेट को दफना दिया गया। लेकिन यह कहानी कई कोणों से बहुत विचित्र है। एक 15 साल की इंग्लिश लड़की भारत आती है और उसके साथ इतना बड़ा अपराध होता है, पहले बलात्कार और फिर हत्या। एक पहलू यह भी सामने आया कि फियोना, जो उसकी मां है, उसके साथ उसका रिश्ता किस तरह का था। केस के दौरान इंग्लैंड और भारत दोनों जगह मीडिया में यह मामला खूब उछला। फियोना के जीवन से जुड़े कई व्यक्तिगत तथ्य भी सामने आए। कैसे उसने कई पुरुष साथियों के साथ संबंध बनाए, अपने ही बच्चों की फिक्र नहीं की, उन्हें सही राह नहीं दिखाई और उन्हें नशे की तरफ बढ़ने दिया। मेरी यह कहानी यहीं खत्म होती है। मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ वापस आऊंगा।